टेंसर के पिछले वीडियो में हमने जाना कि टेंसर किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने की मैथमेटिकल लैंग्वेज है, फिर वो चाहे स्केलर हो या वेक्टर या कोई और क्वांटिटी, उन्हें टेंसर के फॉर्म में स्पेसिफाई किया जा सकता है। किसी भी क्वांटिटी को टेंसर के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जहां t क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड यानी कंपोनेंट और इंडेक्स उस क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड बेसिस वेक्टर है। जैसे टेम्परेचर के लिए 300 केल्विन कंपोनेंट है बट कोई बेसिस वेक्टर नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के लिए एक कंपोनेंट और एक्स वाई जेड बेसिस वेक्टर्स हैं। इसी तरह स्ट्रेस के लिए सिग्मा कंपोनेंट और एक्स वाई बेसिस हैं। इन बेसिस को इंडिसेस और इस नोटेशन को टेंसर नोटेशन कहते हैं। टेंसर के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेंसर को समझने के लिए इन नोटेशंस की क्या इंपॉर्टेंस है। किसी क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन के लिए टेंसर नोटेशन दिया जाता है जिसमें इंडिसेस को कंपोनेंट के सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। इनका प्रोनाउंसिएशन टी सबस्क्रिप्ट आई या टी सब आई और टी सुपरस्क्रिप्ट आई या टी सुपर आई से किया जाता है। ध्यान रखें, यह सुपरस्क्रिप्ट है, पावर नहीं। टेंसर नोटेशन और उनके प्रॉपर्टीज़ को कुछ पॉइंट्स और रूल्स की हेल्प से समझते हैं। अगर टेंसर नोटेशन में बेसिस सुपरस्क्रिप्ट में हो तो यह एक कॉलम वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे p सुपरस्क्रिप्ट i 3 डायमेंशनल स्पेस में एक कॉलम वेक्टर है जिसके बेसिस 1 2 3 तक है। अगर टेंसर नोटेशन में बेसिस सबस्क्रिप्ट में हो तो यह एक रो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे l सबस्क्रिप्ट i 3 डायमेंशनल स्पेस में यह एक रो वेक्टर है जिसके बेसिस 1 2 3 है। ये दोनों ही एग्जाम्पल फर्स्ट रैंक टेंसर यानी वेक्टर के हैं क्योंकि दोनों ही टेंसर में पर कंपोनेंट एक एक इंडिसेस हैं। अगर टेंसर सेकंड रैंक का हो तो वह एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है जैसे m सुपर j सब i। अगर दो या दो से अधिक टेंसर प्रोडक्ट के फॉर्म में हो और उनके इंडिसेस रिपीट हो रहे हो तो यह समेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि 3 डायमेंशनल स्पेस में यह एक समेशन का एक्सप्रेशन है जहां समेशन 1 2 3 है। अगर हम समेशन को हटाएं तो यह एक्सप्रेशन इक्वल होगा a सब 1 x1 प्लस a सब 2 x सब 2 प्लस a सब 3 x सब 3 के। लेकिन टेंसर नोटेशन में इसी एक्सप्रेशन को विदाउट समेशन लिखा जाता है। इसे आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन कहते हैं। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर एक सिंगल टर्म में इंडिसेस रिपीट हो रहे हैं तो वह समेशन को रिप्रेजेंट करता है जिसके इंडिसेस 3 डायमेंशन में 1 2 3 तक वेरी करते हैं। जैसे a सब i सब j x सब j। इस टर्म में इंडेक्स j रिपीट हो रहा है तो यह समेशन को रिप्रेजेंट करेगा जिसे 3 डायमेंशन में एक्सपेंड करने पर a सब i सब 1 x1 प्लस a सब i सब 2 x2 प्लस a सब i सब 3 x3 होगा। अगर किसी सिंगल टर्म में कोई इंडेक्स 2 बार रिपीट होती है तो उसे डमी इंडेक्स कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में इंडेक्स j 2 बार रिपीट हो रही है, मीन्स j एक डमी इंडेक्स है। डमी इंडेक्स को किसी भी और इंडेक्स से रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करते समय 2 बातें ध्यान रखनी होती हैं। फर्स्ट ये कि डमी इंडेक्स को ऐसे इंडेक्स से रिप्लेस ना करें जो ऑलरेडी टर्म में मौजूद हो। जैसे इस एग्जाम्पल में डमी इंडेक्स j को इंडेक्स i से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है क्योंकि i ऑलरेडी इस टर्म में मौजूद है। दूसरा यह कि डमी इंडेक्स को जिस भी इंडेक्स से रिप्लेस करें वह इंडेक्स भी सेम रेंज के लिए डिफाइंड होना चाहिए। जैसे डमी इंडेक्स j 3 डायमेंशनल स्पेस में रेंज 1 2 3 के लिए डिफाइंड है तो रिप्लेसमेंट इंडेक्स भी इसी रेंज के लिए डिफाइंड होना चाहिए। अगर किसी टर्म में कोई इंडेक्स एक ही बार प्रेजेंट हो, मीन्स रिपीट नहीं हो रहा हो, तो उसे फ्री इंडेक्स कहते हैं। फ्री इंडेक्स के लिए समेशन एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे इस दिए गए एग्जाम्पल में इंडेक्स i एक फ्री इंडेक्स है तो i की वैल्यू 1 2 और 3 में से कोई एक ही हो सकती है, तीनों नहीं। फ्री इंडेक्स को किसी और इंडेक्स से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसा करने का कोई सेंस नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स को समराइज करें तो डमी इंडेक्स वो इंडेक्स होते हैं जो एक सिंगल एक्सप्रेशन में 2 बार रिपीट होते हो, समेशन को रिप्रेजेंट करते हो
और किसी और दूसरे डमी इंडेक्स से रिप्लेस किए जा सकते हो। वहीं फ्री इंडेक्स किसी सिंगल टर्म में एक ही बार अपीयर होते हैं, समेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते और ना ही किसी दूसरे इंडेक्स से रिप्लेस किए जा सकते हैं। किसी भी सिंगल टर्म में कोई इंडेक्स 2 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता है। जैसे एक्सप्रेशन x सब i सब j b सब i सब j वैलिड है क्योंकि दोनों ही इंडेक्स i और j दो बार रिपीट हुए हैं। लेकिन एक्सप्रेशन x सब i सब i b सब i सब j वैलिड नहीं है क्योंकि इंडेक्स i 3 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब आइंस्टाइन नोटेशन में कोई भी इंडेक्स 2 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। अगर किसी सिंगल टर्म में कोई इंडेक्स मोर देन 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, दैट मीन्स वह टर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। टर्म को सिंप्लीफाइड करने के बाद कोई भी इंडेक्स 2 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए। एक और बात कि जब भी इंडेक्स को काउंट करते हैं तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को एक साथ काउंट किया जाता है, अलग अलग नहीं। जैसे अगर x सुपर j सब j की बात करें तो j डमी इंडेक्स है क्योंकि इंडेक्स j 2 बार अपीयर हुआ है, एक बार सबस्क्रिप्ट में और एक बार सुपरस्क्रिप्ट में। इसी तरह x सुपर j सब i में i फ्री इंडेक्स है और j डमी इंडेक्स है। ये रूल सिर्फ सिंगल टर्म पर एप्लीकेबल होते हैं। अगर कोई एक्सप्रेशन 2 टर्म का है, जैसे x सब i सब j b सब j प्लस x सब j सब i b सब j, तो पूरे एक्सप्रेशन में भले ही इंडेक्स j 4 बार अपीयर हुआ है, लेकिन दोनों इंडिविजुअल टर्म्स में इंडेक्स j 2 ही बार रिपीट हुआ है। इसलिए j एक डमी इंडेक्स है और i सिंगल टाइम अपीयर हुआ है, इसलिए फ्री इंडेक्स है। अगर किसी इक्वेशन में आइंस्टाइन नोटेशन इन्वॉल्व है तो इक्वेशन के दोनों साइड फ्री इंडेसेस मैच होने चाहिए। यह रूल सिर्फ फ्री इंडेसेस के लिए ही एप्लीकेबल है, डमी इंडेसेस के लिए नहीं। जैसे एक्सप्रेशन x सब i इक्वल्स टू a सब i सब j b सब j। इस इक्वेशन में इंडेक्स i एक फ्री इंडेक्स है और j डमी इंडेक्स है। चूंकि फ्री इंडेक्स i इक्वेशन के दोनों साइड में प्रेजेंट है, इसलिए यह इक्वेशन वैलिड है। इसी तरह इक्वेशन a सब i इक्वल्स टू a सब k सब i b सब k सब j x सब j। इस इक्वेशन में i फ्री इंडेक्स है, k और j डमी इंडेक्स है। चूंकि फ्री इंडेक्स इक्वेशन के दोनों तरफ अपीयर्ड है, इसलिए यह इक्वेशन भी वैलिड है। वहीं बात करें इक्वेशन x सब i इक्वल्स टू a सब i सब j की, तो इस इक्वेशन में i और j दोनों ही फ्री इंडेक्स हैं। लेकिन फ्री इंडेक्स j इक्वेशन में सिर्फ राइट साइड में है, लेफ्ट में नहीं, इसलिए यह इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। इसी तरह इक्वेशन x सब j इक्वल्स टू a सब j सब k u k में इंडेक्स i और j दोनों फ्री इंडेक्स हैं और k डमी इंडेक्स है। बट फ्री इंडेक्स j सिर्फ लेफ्ट साइड में है और फ्री इंडेक्स i सिर्फ राइट साइड में, इसलिए यह इक्वेशन भी वैलिड नहीं है। टेंसर नोटेशन को समझना टेंसर कैलकुलस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने टेंसर के 2 टाइप कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर पढ़े होंगे, बट कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट का मतलब क्या होता है और उन्हें ये नाम क्यों दिया गया है। टेंसर के नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इन्हें ये नाम क्यों दिया गया है और इसका मतलब क्या है।